नमस्कार, मैं सीए गौरव माहेश्वरी, सेक्रेटरी इंदौर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई। आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज की इस अध्ययन गोष्ठी में। मित्रों, आज हमारे मध्य विद्यमान है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षाविद सीए स्वप्निल कोठारी जी। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू ऑल। He is chartered accountant by qualification. He started his career as a teacher and later started his own institutions. He is founder of Renaissance Indra Group of Institutions and Renaissance University. Presently, he is Chancellor of Renaissance University. He is regular writer for Patrika newspaper and life coach on 93.5 Big FM. He had addressed World Peace Conference 4 times, including once at United Nations New York and United Nations Vienna. He is a member of governing body of Sri Satya Sai Vidya Vihar Indore. Okay, so मैं स्टार्ट करता हूँ। वेलकम एवरीवन। इंदौर ब्रांच, उज्जैन ब्रांच, चित्तौड़ ब्रांच, ग्वालियर ब्रांच, भिलाई ब्रांच, सारे मेरे यंग चार्टर्ड, सारे मेरे सीनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक नया मोड है आपसे कनेक्ट करने का और एक नया तरीका है और मैं इसको उम्मीद करता हूँ कि चेरिश करूँगा, इस तरीके से भी आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये जो आज का दौर है, आज का जो पूरा सिनेरियो है, उसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की बातें हम पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, चैनल देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ही जो हमको लगातार इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड करती रहती है। सो मुझे लगा कि हमें इस पर कुछ बात करनी चाहिए, इसलिए हम ये वो कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं अपने बेसिक टॉक को शुरू करता हूँ। चलिए, वेलकम एवरीवन। सॉरी, कुछ टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गया था। मैं अपने टॉक को अब फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिस करूँ आपके साथ। बहुत ज़बरदस्त निराशा है चारों तरफ। ऐसा लगता है जैसे भीषण अंधकार है और दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती है। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था सीए में, तो एक डायलॉग यूज़ किया करता था कि रात जब बहुत काली होती है तो तय है कि अंधेरा होने वाला है। लेकिन ये एक और बात का संकेत है कि सवेरा भी जल्दी होने वाला है। लेकिन इस बार इतना भीषण अंधकार है कि दूर दूर तक सवेरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो मन में बरबस ये प्रश्न उठता है कि जब इतना भीषण अंधकार होता है तो होता क्या है। दूसरी बात है, हम सब लॉकडाउन में हैं, हम सब एक किस्म की कैद में हैं, हम अपने अपने घरों। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कारावास में हैं, हम कारागृह में हैं, हम बंधन में हैं। और जब स्वतंत्रता आपकी चली जाती है, जब इस तरह कैद में आते हो, तो मन में बरबस ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्या होगा, और जब सब कैद में हैं तो आखिर होता क्या है। एक और बात है, सबसे ज्यादा चीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है वो है असुरक्षा। एक रिलेटिव का फोन आता है कि उसे कोरोना हो गया है, फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आता है कि उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया है, और फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आता है कि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है। और हम इन खबरों से, इस न्यूज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रतिपल मृत्यु की संभावना जब बनी रहती है तो जीवन कितना बेस्वाद लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इस असुरक्षा के भाव के साथ हम कैसे जिएंगे। तो जब प्रतिपल मृत्यु की संभावना बनी रहती है लगातार, तो मन में फिर बरबस ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्या होगा और ये कब तक चलेगा। इन तीन स्थितियों को ध्यान रखिए। जितने भी मेंबर्स आज ऑनलाइन हैं, इन तीन स्थितियों को ध्यान रखिए कि जब भीषण अंधकार होता है तो आखिर क्या होता है। जब सब कैद में होते हैं और एक बंधन जैसी फीलिंग आती है तो आखिर क्या होता है। और जब प्रतिपल मृत्यु की संभावना बनी रहती है तो आखिर क्या होता है। ये तीन स्थितियां और ये तीन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी लाचार लगने लगता है तो आखिर क्या होता है। जब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हमारी मदद नहीं कर पाती है तो आखिर क्या होता है।
जब स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस थक जाते हैं तो आखिर क्या होता है? जब मीडिया जिससे उम्मीद होती है पॉजिटिविटी की लगातार नेगेटिविटी हमारी ओर फेंकती है, तो आखिर क्या होता है? जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कुछ भी डेफिनेट आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आखिर क्या होता है? और जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर क्या होगा और ऐसी स्थिति में आखिर क्या होता है? मैं स्थिति को एक अलग तरह से परिभाषित करना चाहता हूँ, एक अलग तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ। जब भी भीषण अंधकार होता है, जब भी बंधन सा महसूस होता है और जब भी प्रतिपल मृत्यु की संभावना होती है, तब हमारे भीतर मौन क्रांति घटित होती है। साइलेंट रिवॉल्यूशन हमारे भीतर जो है वो अंगड़ाई लेता है। ये जो मौन क्रांति हमारे भीतर घटित होती है, ये हमारे भीतर एक द्वंद्व पैदा करती है और इस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप हमें ये समझ में आने लगता है कि व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। ये कहिए, ये समझिए, एक तरह से ये मौन क्रांति एक नई दृष्टि हमें देती है, एक नई इनसाइट और एक नई विजन हमें देती है, जिससे हमें एक क्लियर स्पष्ट नजर आने लगता है कि व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। और ऐसे ही ये मौन क्रांति रूपांतरण का एक अवसर हमारे जीवन में या अनेक अवसर हमारे जीवन में ले आती है। जो दौर अभी का चल रहा है, उस दौर में आपके भीतर हलचल होगी, आपके भीतर द्वंद्व होगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक मौन क्रांति भी आपके भीतर घटेगी। और ये मौन क्रांति जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके भीतर जगाएंगी, आपके जीवन में लेके आएंगी। तो मैं जो कहना चाह रहा था उसको समझने की कोशिश करिए। जब जब भीषण अंधकार होता है, जब जब बंधन होता है और जब जब मृत्यु की प्रतिपल संभावना होती है, तो क्या होता है? याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत अंधेरी रात थी। सृष्टि की सबसे अंधेरी काली रात में से एक रात थी वो। एक हाथ दूसरे हाथ को सूझ नहीं रहा था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो अमावस्या की रात थी और बहुत ही अंधेरी रात थी। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो जन्म कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तो वो कैद में हुआ था, बंधन में हुआ था, कारागृह में हुआ था, कारावास में हुआ था, बंधन में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म के होते ही मृत्यु की साजिशें, उन्हें मार देने की साजिशें होने लगी। पूरे श्री कृष्ण का जीवन देखिए, लगातार भगवान को मारने की साजिशें की गई, चाहे उनका अपना मामा हो, चाहे वो दासी हो, चाहे वो कालिया नाग हो। लगातार मृत्यु की संभावनाओं के बीच ही जीते गए और जीतते। तो आज का जो ये दौर है और इस दौर की ये तीनों स्थितियां हैं, भीषण अंधकार, बंधन, कैद और प्रतिपल मृत्यु की संभावना, ये बिल्कुल वही स्थिति है जिस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और मैं ये नहीं आपको कहना चाह रहा हूं कि किसी पैगंबर का जन्म होने वाला है या कोई अवतार जन्म लेने वाला है। कृष्ण यानी जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर देने वाला विचार, कृष्ण यानी जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देने वाली दृष्टि, कृष्ण यानी जीवन को रूपांतरित कर देने वाले बहुत सारे अवसर लिए एक दृष्टि। तो ये जो आज की स्थिति है, ये रूपांतरण के अवसर जो है हमारे जीवन में लेके आएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। इस स्थिति को एक और तरह से देखिए, जब भी भीषण अंधकार होता है, जब भी बंधन या कैद होती है और जब भी मृत्यु की प्रतिपल संभावना होती है, तब मौन क्रांति घटित तो होती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो भीषण अंधकार तो होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो कैद तो होती है। माँ के गर्भ में भी जब बच्चा रहता है तो प्रतिपल मृत्यु की संभावना तो बनी रहती है। एक बीज को आप जब जमीन में गाड़ते हो तो अंधकार तो रहता है। एक बीज को जब आप जमीन में गाड़ते हो तो एक कैद और एक बंधन तो रहता है। एक बीज को जब आप जमीन में गाड़ते हो तो प्रतिपल उस बीज की भी मृत्यु की संभावना तो रहती है। भाई ये तय तो नहीं है ना कि बीज पौधा बन के उगेगा कि नहीं उगेगा, लेकिन बीज का अंकुरण जो है वो अपने आप में एक छोटी सी क्रांति है, छोटा सा रूपांतरण है।
एक बच्चे का जन्म लेना वो अपने आप में एक छोटी सी क्रांति है, एक छोटा सा रूपांतरण है। ये तो एग्जाम्पल था, ये तो एक दृष्टांत था जिससे मैंने बात शुरू करी कि आज तिथि बिल्कुल वैसी है जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वक्त थी। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो दौर है, ये जो काल है, ये जो वक्त है, ये हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ये जो दौर है, ये जो काल है, ये जो दौर है, ये हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देने का अवसर है। ये जो वक्त है, ये हमें एक अवसर मुहैया करा रहा है कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें, पूरी तरह से बदल दें। ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल। गौरव, मेरी वॉइस ऑडिबल है? बिल्कुल सर, लाउड एंड गौरव क्लियर। ऑडिबल है? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो ये जो दौर है, ये जो काल है, ये जो वक्त है, ये कंप्लीटली हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज साथ में लेके आया है। हम चाहें तो इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करके अपने जिंदगी के हर आयाम में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। देखिए आप इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बहुत क्लियर अब समझ में आ रहा है कि आपके बिजनेस में कौन कौन से आपके एम्प्लॉइज हैं, उनका इंपॉर्टेंस है, और कौन कौन से आपके एम्प्लॉइज हैं, उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको बहुत क्लियर ये समझ में आ रहा है कि कौन प्रोडक्टिव है और कौन प्रोडक्टिव नहीं है। बाय कंपल्शन हमें अपने बिजनेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, और बाय कंपल्शन हमें अपने बिजनेस को रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। और बिजनेस को रीफॉर्मेट करना भी एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दौर है जिसका हम इस्तेमाल अपनी हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। इस वक्त का इस्तेमाल हम अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या हमारे भोजन में होना चाहिए और क्या हमारे भोजन में नहीं भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं ग्राउंड बेकिंग कंपनी का पिज्जा हर 3 दिन में एक बार मंगा के खाया करता था, लेकिन अभी तो पिछले 1 महीने से वो पिज्जा मैं नहीं खा पा रहा हूं, और इससे है वो नहीं पैदा हो रहा है। तो सबसे खास बात ये है कि ये दौर आप में वो दृष्टि पैदा करेगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसेंशियल है और क्या वेस्टफुल है। बस एक बार ये समझ में आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसेंशियल है और क्या वेस्टफुल, से छूट जाए बात होती है। फोर्सफुली त्याग करना एक बात होती है और तिरोहित हो जाना दूसरी बात होती है। पेड़ से एक हरा पत्ता हम एफर्ट करके तोड़ते हैं, लेकिन पीला पत्ता जो होता है वो अपने आप झड़ जाता है, वो अपने आप जो है नेटवर्क। गौरव, यस सर। सर नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। सुनाई दे पा रहा है? नहीं सुनाई दे पा रहा? हाँ सर, बट बीच बीच में ब्रेक हो आ रहा है। ओके, तो कंटिन्यू तो करूं मैं फिर? हाँ प्लीज प्लीज सर, कंटिन्यू करें। सर साथ में आपकी जो दूसरी विंडो थी उसको भी बैकअप में कनेक्ट करके रख लीजिए प्लीज। हाँ, कनेक्टेड है, दूसरी भी कनेक्टेड है। बीच में मिस हुआ क्या कुछ कंटेंट? सर लास्ट की 2 लाइंस। बस ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है ना, कृष्ण, उसका अर्थ जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का अर्थ होता है केंद्र, वो सेंटर जो अपनी ओर सबको आकृष्ट करता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का सेंटर, वो कृष्ण का के नाम का अर्थ होता है। और मैं समझता हूं कि हर सफल आदमी के भीतर एक कृष्ण तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है
हमारी जो एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ होती है, हमारा जो कोर वैल्यू होता है, हमारी जो अपनी स्किल होती है, हर सफल व्यक्ति में कृष्ण तत्व जो है वो होता है, एक फंडामेंटल होती है। आप अंग्रेजी में इसे फंडामेंटल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और अगर आप माइथोलॉजी की बात करें तो आप ईश्वरीय तत्व कह सकते हैं, कृष्ण तत्व जो है वो कह सकते हैं। हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्य प्रदेश के राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों से इंदौर आए। हमने अपनी यहाँ पर पढ़ाई करी, फिर हमने यहाँ पर सीए की डिग्री ली, फिर हमने अपनी प्रैक्टिस या जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस शुरू किया, हमने अपनी छोटी छोटी दुनिया बनाई। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, वही आपका कृष्ण तत्व है, वही आपकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, जिसके इर्द गिर्द आपने अपनी सफलता की पूरी कहानी बुनी है। आप लेजर स्क्रूटनी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइनेंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप टैक्स प्लानिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपकी एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, इस माइथोलॉजी में हम कहते हैं कृष्ण तत्व, फंडामेंटल स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ। उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी जो है सफलता की रची जाती है और बुनी जाती है। व्यक्ति के जीवन के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले वो इस फंडामेंटल स्ट्रेंथ से पैसा बनाता है, फिर वो पैसे से पैसा बनाता है, और फिर वो नाम से पैसा बनाता है। पहले आदमी टैलेंट से रिसोर्सेज बनाता है, फिर रिसोर्सेज से रिसोर्सेज बनाता है, और उसके बाद वो अपनी गुडविल से रिसोर्सेज बनाता है। अब जब बुरा दौर आता है, जब आपदा विपदा आती है, जब क्राइसिस आता है, तो नाम भी चले जाता है और रिसोर्सेज भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, सो हम स्टीव जॉब्स का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि स्टीव जॉब्स की कहानी याद करिए। स्टीव जॉब्स की फंडामेंटल स्ट्रेंथ थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नया प्रोडक्ट डेवलप करने की उनकी जो स्ट्रेंथ थी, वही उनके जीवन का कृष्ण तत्व था। उसी एक कैरेक्टरिस्टिक से हर बार स्टीव जॉब्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब उन्हें एप्पल से निकाल भी दिया गया तो ये स्ट्रेंथ तो उनसे कोई नहीं छीन सकता था ना। एप्पल का प्लेटफॉर्म नहीं था, एप्पल के रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन नया प्रोडक्ट डेवलप करने की जो स्ट्रेंथ थी स्टीव जॉब्स में, वो तो विद्यमान थी। और फाइनली फिर यही हुआ कि एप्पल कंपनी को उन्हें फिर से अपने बोर्ड में बुलाना पड़ा। तो बुरे दौर में आपकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ, जिसे हम कृष्ण तत्व कहते हैं, उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता है। हम सब के भीतर एक कृष्ण तत्व है, हम सब के भीतर एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, जिसकी मदद से हम अपनी सफलता की कहानी रचते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े आदमी होते जाते हैं, सफल होते जाते हैं, तो हम उस फंडामेंटल स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। लेकिन ये दौर है जब हमें अपने इस फंडामेंटल स्ट्रेंथ को फिर से शार्पन करना चाहिए, हमें अपने इस फंडामेंटल स्ट्रेंथ को फिर से पॉलिश करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। वॉरेन बफेट की आप बात करिए, मैं समझता हूँ वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल भी बहुत क्लासिक है स्टैटिस्टिक्स में। वॉरेन बफेट की फंडामेंटल स्ट्रेंथ थी इन्वेस्टमेंट से राइट टाइम पर एग्जिट करना। एग्जिट की जो उनकी टाइमिंग थी, मैं समझता हूँ वो उनका कृष्ण तत्व था, वो उनके लाइफ की फंडामेंटल स्ट्रेंथ थी। और हम एलियन मस्क की अगर बात करें तो एलियन मस्क की फंडामेंटल स्ट्रेंथ है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। हर बार वो ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर लेते हैं जिससे पूरी दुनिया के मायने जो है वो बदल जाते हैं। आप व्यक्ति से गौरव, am I audible? Yeah, sir. Please. So can I continue? Yes, sir. सो अच्छा, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको लाइव चैट पे पोस्ट करते रहिए। मैं बाद में वंस माय टॉक इज ओवर, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो दूंगा। इस टॉक मेरे नरेशन होने के बाद, मेरे टॉक के बाद मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू जरूर है, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लाइव चैट पे डाल दीजिए, मैं उन्हें बाद में आंसर करूँगा। तो हम बात स्टीव जॉब्स की कर रहे थे। स्टीव जॉब्स की फंडामेंटल स्ट्रेंथ थी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वॉरेन बफेट का फंडामेंटल स्ट्रेंथ था एग्जिट टाइमिंग। एलियन मस्क का फंडामेंटल स्ट्रेंथ था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हम में से हर प्रोफेशनल, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ से वो अपनी पूरी सफलता की कहानी रचता है। हम एक स्टूडेंट से सीए बने, सीए से हमने अपनी छोटी सी दुनिया शुरू करी और आज सफल व्यक्तित्व बने, उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ के कारण। उस फंडामेंटल
फंडामेंटल स्ट्रेंथ को न भूलें, इस दौर में उस फंडामेंटल स्ट्रेंथ को शार्पन करें, उसको पॉलिश करें, क्योंकि जब ये दौर खत्म होगा कोरोना का, तो उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ से आप फिर से सफलता का परचम जो है वो लहराएंगे। इस कंटेक्स्ट में मैं वीरेंद्र सहवाग का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्लेयर थे। उनकी ताकत थी टाइमिंग, बॉल को हिट करने की उनकी टाइमिंग उनकी बहुत ही लाजवाब थी। नाउ वीरेंद्र सहवाग रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए, इंडिया के कैंप के लिए सिलेक्ट हुए, इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छा खेलने लग गए, बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत स्पॉन्सर्स आ गए, बहुत एडवर्टाइजमेंट आ गया, सफल खिलाड़ी बन गए। और फिर आया उनके जीवन का एक बुरा दौर, और उस बुरे दौर में लगातार वीरेंद्र सहवाग खराब परफॉर्म कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग एक कोच के पास गए और उन्होंने कोच को कहा कि मेरे बैटिंग स्टाइल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा फुटवर्क बहुत खराब है शुरू से, सिंस इंसेप्शन मैं जब क्रिकेट खेलता हूं फुटवर्क मेरा है ही नहीं, तो मेरा फुटवर्क सुधार दीजिए, उससे मेरा फॉर्म लौट आएगा। उस इंटरनेशनल कोच ने उन्हें समझाया कि तुम बड़े खिलाड़ी, सफल खिलाड़ी फुटवर्क अच्छा नहीं होने के कारण बने हो, ऐसा नहीं है। तुम बड़े खिलाड़ी बने हो तुम्हारी टाइमिंग के कारण। अभी तुम्हारी टाइमिंग लूज हो गई है, तुम्हारी टाइमिंग लॉस्ट हो गई है, तो अपनी उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ को रीगेन करो। हम तुम्हारी टाइमिंग पर काम करेंगे, हम तुम्हारे फुटवर्क पे काम नहीं करेंगे। और यही हुआ, वीरेंद्र सहवाग की टाइमिंग पर काम किया गया और वीरेंद्र सहवाग जो है फिर से क्रिकेट में सिरमौर हो गए। फिर तो उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, वनडे की डबल सेंचुरी इंदौर की उनकी जो है वो सबको याद है। तो मेरे कहने का मतलब है, हर व्यक्ति में एक कृष्ण तत्व होता है, हर व्यक्ति में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ होती है, हर व्यक्ति में कोर वैल्यू होती है, हर व्यक्ति में एक स्किल होती है, और उसी एक स्किल के इर्द गिर्द वो अपनी पूरी सफलता की कहानी जो है वो रचता है। हम अपनी जिंदगी के पहले काल में टैलेंट, उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ से जो है हम पैसा कमाते हैं, दूसरे काल में पैसे से पैसा कमाते हैं, और तीसरे काल में नाम से पैसा कमाते हैं। जब बुरा दौर आता है तो नाम भी चले जाता है, पैसा भी चला जाता है, बचता है वही फंडामेंटल स्ट्रेंथ, बचता है वही कृष्ण तत्व। तो इस दौर में अपनी उस स्किल को जो है शार्पन करिए, इस दौर में अपनी उस कला को, उस गुण को, उस फंडामेंटल स्ट्रेंथ को मेहनत करके उसके सारे एजेस को शार्पन करिए, तो बुरे दौर के बाद फिर से आप सफलता के परचम जो है वो लहराएंगे। तो मैंने, भले ही थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन आ रहा है, लेकिन मैंने कुल मिलाकर 2 बातें करी है। पहली बात में थोड़ा सा रिवीजन टाइप्स कर देता हूँ, क्योंकि टीचर हूँ तो इस किस्म की आदत है। मेरे स्पीच के पहले पार्ट में मैंने ये कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भी ऐसी अंधेरी रात थी, जैसे आज के दौर में निराशा का अंधेरा है, तब भी ऐसी अंधेरी रात थी। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब भी कृष्ण का जन्म कैद में हुआ, कारावास में हुआ, कारागृह में हुआ, जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन में बंद है ना। और भगवान का कृष्ण का जब जन्म हुआ तब भी मृत्यु की प्रतिपल संभावना थी। तो जब भी ये तीनों चीजें होती है, अंधकार, कैद और मृत्यु की प्रतिपल संभावना, तब जो है हमारे भीतर एक मौन क्रांति घटित होती है। और ये मौन क्रांति हमें एक दृष्टि देती है, जो हमें समझ में आता है व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है और वेस्टफुल क्या है। और इस दृष्टि से जब हमको क्लैरिटी आती है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये वेस्टफुल है, तो वेस्टफुल चीजें अपने आप धीरे 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 हमारे जीवन से जाने लगती हैं, छूट जाती हैं। छोड़ देना और छूट जाना 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे पेड़ का जो पीला पत्ता होता है वो अपने आप पेड़ से टूट के गिर जाता है, ये छूट जाना है। तो इस दौर से निराश होने की जरूरत नहीं है। ये दौर आपको अपने जिंदगी के सभी आयामों को पुनर्परिभाषित करने का मौका उपलब्ध करा रहा है। This time is giving you opportunities to transform every dimension of your life. Every dimension, may it be your business, may it be your health, may it be your relationships, may it be your way of thinking, may it be your perception. This time is giving you opportunities to transform everything. ये दौर सब कुछ बदल देने के अवसर आपको दे रहा है। ये मैंने पहली बात कही। और दूसरी बात मैंने कही कि हम सब में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ होती है जिससे हम अपनी पूरी सफलता की कहानी बिल्ड करते हैं। ये दौर है उसी फंडामेंटल स्ट्रेंथ को शार्पन करने का, उसी स्किल को शार्पन करने का। गौरव, मैं ऑडिबल हूँ, मैं विजिबल हूँ, मैं तुमसे बार बार चेक कर रहा हूँ सर। यदि कुछ प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा कनेक्शन बैठ, ठीक है। ओके गौरव, थैंक यू सो मच।
तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अब कोरोना के बाद जो दुनिया होगी ना, उसमें बहुत विध्वंस ऑलरेडी बहुत हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है। कल परसों हम सब ने पढ़ा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कुछ फंड्स क्लोज कर दिए हैं। थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा कि मॉरिशस एयरलाइंस जो है वो पूरी तरह से बंद हो रही है, और अब ऐसी बहुत सारी बुरी खबरें आना शेष है। बहुत कुछ विध्वंस होगा, और विध्वंस के बाद बहुत कम है जो बचेगा, बहुत कुछ है जो बचेगा। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको मैनेजमेंट की दुनिया में कहते हैं अपसाइक्लिंग। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मैनेजमेंट का फंडामेंटल है अपसाइक्लिंग, इसी को माइथोलॉजी में कहते हैं भजनावेश से सृजन। भजनावेश से सृजन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भजनावेश थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। अपसाइक्लिंग और भजनावेश से सृजन, इन दोनों का मतलब यह है कि विध्वंस के बाद जो कुछ भी बचा है, उस बचे हुए से हमें कुछ नया और कंस्ट्रक्टिव बनाना है। ध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया, उसके बाद जो कुछ भी बचा है, उस जो कुछ भी बचा है उससे हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करना है, कुछ बनाना है। इसे कॉर्पोरेट दुनिया में कहते हैं हम अपसाइक्लिंग, इसे हम कहते हैं भजनावेश से सृजन। ठीक है, तो मैं जो तीसरी जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये दौर जो है अपसाइक्लिंग के लिए है। ये दौर जो है वो अपसाइक्लिंग के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इस दौर में बढ़ेगी। और अपसाइक्लिंग के लिए माइथोलॉजी में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं भजनावेश से सृजन। जब हो जाता है तो विध्वंस बचता है, उससे हम कैसे कुछ नया रीबिल्ड करते हैं और कैसे कुछ नया रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ अपसाइक्लिंग की दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। हम अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि अपसाइक्लिंग और भजनावेश सृजन के अद्भुत एग्जांपल्स दुनिया में हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ कॉर्पोरेट एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ कॉर्पोरेट एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आखिरी में लूंगा, सो वंस आई कंप्लीट दिस फिर मैं एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो लूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, मैं I'll cater to everything. Once I finish this, I'll cater to everything. I'll answer every question, don't worry. Now मैं कोका कोला का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले कोका कोला यूरोप में बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत ही अच्छे नंबर्स जनरेट कर रहा था, सेल्स था, बहुत हाई सेल्स था, बहुत अच्छा नंबर जनरेट कर रहा था कोका कोला, सारे फिगर्स उसके बहुत अच्छे थे, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोका कोला को यूरोप में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उसके कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल हो गए, लॉजिस्टिक सिस्टम इफेक्ट हो गया, प्रोडक्शन मुश्किल होने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। कोका कोला का हेड उस वक्त यूरोप में कीथ नाम का व्यक्ति था। कीथ नाम का व्यक्ति दुनिया में अपसाइक्लिंग की सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी डैमेज हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में। तो कीथ ने क्या किया, बहुत सारा फ्रूट पल्प बचा हुआ था, कुछ फ्लेवर्स बचे हुए थे, कुछ शुगर बची हुई थी और कुछ और फ्लेवर्स जो हैं वो बचे हुए थे। कीथ ने बचे हुए फ्लेवर्स की मदद से एक नया प्रोडक्ट बनाया और फैंटा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सो फैंटा के बनने की जो कहानी है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में कोका कोला के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जो फ्लेवर, जो फ्रूट पल्प, जो शुगर बची थी, उससे फैंटा बना और एक नया प्रोडक्ट कीथ ने सबके सामने प्रेजेंट किया। और फाइनली वो जो प्रोडक्ट था फैंटा, उससे कोका कोला का सेल जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और वापस से कोका कोला ने चार्ट पे टॉप किया और बढ़िया नंबर्स वापस से जनरेट किए। सो फैंटा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कोई स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं है, वो तो जो कुछ भी बचा था उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट था। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय अपसाइक्लिंग। जैसे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, कोई सैनी जी ने उसको बनाया, स्क्रैप से वो गार्डन बनाया हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसा एग्जांपल है। जैसे जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में जब बहुत प्रॉब्लम थी, भूख बहुत थी, लोगों के पास डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थी, तो अमेरिका ने मैदा भेजा जापान की भूख मिटाने के लिए, इस उम्मीद में कि जापानीज लोग ब्रेड बनाएंगे। लेकिन जापानीज लोगों के कल्चर में ब्रेड तब थी नहीं, तो वहां के एक एंटरप्रेन्योर ने
नूडल्स बनाए। टॉप रेमन नूडल्स का इस तरह से जो है आविष्कार हुआ, कप नूडल्स का और टॉप रेमन नूडल्स का इस तरह से आविष्कार हुआ क्योंकि इन नूडल्स की शेल्फ लाइफ, मैदे से बने इन नूडल्स की शेल्फ लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और ऐसे करके टॉप रेमन्स जो है वो मार्केट में आया। और उसके बाद की कहानी टॉप रेमन्स की सबको मालूम है। जापान में उन दिनों में डेयरी फार्मिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि जापानीज सारी टेरिटरीज अमेरिका ले चुका था, तो फूड सप्लाई का प्रॉब्लम था। तो प्रॉन के स्नैक्स और प्रॉन की फार्मिंग जो है, क्योंकि जापान का बहुत बड़ा एरिया पानी से घिरा हुआ है, तो प्रॉन वहां पर होता है। और प्रॉन के स्नैक्स जो है, कैलबी जो जापान की एक फेमस कंपनी है जो कैलबी के नाम से अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है, कैलबी भी उसी वक्त का जो है वो सर्जन है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय अपसाइक्लिंग। ये अपसाइक्लिंग का मतलब है कि जो कुछ भी बचा हुआ है उस बचे हुए से हमें कैसे रीबिल्ड करना है, कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है। सो आने वाले दौर में पोस्ट कोरोना जिस भी एंटरप्रेन्योर में, जिस भी प्रोफेशनल में अपसाइक्लिंग की एबिलिटी होगी, वो प्रोफेशनल जो है वो एक्सेल करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। सो अपसाइक्लिंग इज नीड ऑफ द डे। चौथी और अंतिम बात, जैसे महाभारत में कृष्ण ने पांडवों को ये समझाया कि अगर तुम्हें खांडव वन मिला है तो तुम हर विषय की गहराई में जाओ और बहुत मेहनत करो, और जब तुम किसी भी विषय की गहराई में जाओगे तो फिर तुम बहुत सारे नए विचार उसमें से निकाल लोगे। और पांडवों ने मेहनत करी और खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया। हम सभी ने टीवी में कहानी देखी है, हम सभी ने पढ़ा है, जाना है। सो कृष्ण का वो जो उपदेश था कि आपको हर विषय के डीप में जाना चाहिए, वो फंडामेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कृष्ण तब बात कर रहे थे। R&D की कृष्ण जो है वो तब बात कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ आप देखिए इजराइल ने किस तरह अपने मुल्क को बनाया है। आप देखिए जापान ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कैसे अपने मुल्क को बनाया है। 6 मिलियन ज्यूस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार दिया गया, 6 मिलियन ज्यूस में। और इजराइल को जो जमीन मिली अपना देश बनाने के लिए, उसमें रेगिस्तान था। दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फार्मिंग। खेती तो बहुत ही मुश्किल थी, पानी था नहीं, दुश्मनों से घिरा हुआ था इजराइल सब तरफ से। पर इजराइल ने देखिए एग्रीटेक में किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने आप को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, नाउ इट इज लीडिंग वर्ल्ड को बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में। एग्रीटेक जिसमें प्रमुख है इजराइल जो है वो लीड करता है। सो इस विपरीत परिस्थिति में भी इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन का इजाद किया, इजराइल ने रोबोट्स के थ्रू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लग करने की टेक्नोलॉजी का इजाद किया, इजराइल ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू 85% वाटर को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी को इजाद किया, इजराइल ने बायो पेस्टिसाइड्स बनाए, ऐसे पेस्टिसाइड जो प्लांट्स की रूट्स पे जाते हैं और रूट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। इजराइल ने ड्रोन से फार्मिंग, ड्रोन से फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करना, ड्रोन से वीडियोस बनाना ताकि प्लांट के प्रोग्रेस को, बड़ी बड़ी फील्ड के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए, ये टेक्नोलॉजी निकाली। इजराइल ने सीड क्राफ्टिंग निकाली, इजराइल ने सीड को क्रॉस ब्रीड करने की टेक्नोलॉजी निकाली। सो इजराइल की सक्सेस स्टोरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जापानीज सक्सेस में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्क है दोनों में से जापानीज स्टोरी व्हेन दे रीबिल्ड द नेशन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक और चीज थी जापानीज कल्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था उनका मिनिमलिस्टिक होना। जापान ने न्यूनतम वादिता को अपने जीवन का सिद्धांत बनाया। जापान के हर व्यक्ति ने जितनी उसकी जरूरतें थी उन्हीं जरूरतों में जीवन यापन करना स्टार्ट किया, और इससे जापान की सेविंग्स बढ़ी और इससे जापान के इन्वेस्टमेंट्स और बेटर स्ट्रीमलाइन हुए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीइंग मिनिमलिस्टिक? मिनिमलिस्टिक यानी न्यूनतमवादिता। जापान की कविता 3 लाइन की होती है, उसे हाइकू कहते हैं। जापान का गुलदस्ता में 1 फूल होता है और 3 पत्तियां होती है। सो जापान में सब कुछ मिनिमलिस्टिक है। आदमी की जितनी आवश्यकताएं होती है उतना ही वो खर्च करता है, उतने ही रिसोर्सेस को वो जो है वो इस्तेमाल करता है। सो दोनों मॉडल्स, जापान को और इजराइल को स्टडी करना चाहिए। आने वाले दौर में अगर कुछ और बुरा होता है तो इजराइल का ये मॉडल और जापान का ये मॉडल, ये हमें रिकवर करने में जबरदस्त मदद जो है वो करेंगे। ये हमें बहुत मदद करेंगे सब कुछ रीबिल्ड करने में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कृष्ण ने कहा था ना कि आपको हर विषय की गहराई में जाना होगा,
तभी आप तांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाओगे। ऐसे ही अपने बिजनेस के हर डायमेंशन को आप रिसर्च से और बेटर बना सकते हो। और ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड बात नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं है। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप रिसर्च करके उसको बहुत अच्छा और बेटर और एफिशिएंट और इफेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। मैं सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इजराइल से रिलेटेड अपनी रीडिंग्स, अपने एनालिसिस, अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, जानिए उस मुल्क के बारे में। बहुत कुछ है उस मुल्क से सीखने के लिए, हमें बहुत कुछ उस मुल्क से सीखना चाहिए। हमें अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस देने में मदद मिलेगी। सो इजराइल मॉडल शुड बी स्टडीड, जापानीज मॉडल शुड बी स्टडीड। ये दोनों को हमको स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। और आखिरी बात, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। लास्ट बात, देखिए सबके मन में डर है कि आगे क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में डर को परिभाषित किया है, और यूं भी कृष्ण का जो सार है उसमें डर को उन्होंने परिभाषित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है डर का मतलब होता है भविष्य में आने वाले दुख की कल्पना। डर का अर्थ होता है भविष्य में आने वाले दुख की कल्पना। अब अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, एनालिसिस करें पिछले 15 वर्षों का, 10 वर्षों का, तो हम पाएंगे कि जिन चीजों से हम डरते रहे वो तो हमारी जिंदगी में कभी हुई ही नहीं। और हमारी जिंदगी में जिन चीजों ने हमें दुख पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, वो हमें मालूम ही नहीं थी। क्या हमने लॉकडाउन से 20 दिन पहले सोचा था कि ऐसा दौर आएगा जब सबको अपने घरों में इतने लंबे समय तक बंद रहना पड़ेगा? हमने कभी नहीं सोचा था कोरोना के बारे में। तो अगर हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो दुख के कारण और डर के कारण ये दोनों अलग अलग हैं। जिंदगी में जिन चीजों से हमें डर लगता है, जरूरी नहीं है कि वही चीजों से आपको दुख पहुंचे, और जिन चीजों से दुख पहुंचता है जरूरी नहीं है कि आपको पहले से आभास हो कि इन चीजों से दुख आपको पहुंचेगा। तो डर की परिभाषा को समझिए। डर यानी भविष्य में आने वाले दुख की कल्पना। ये कल्पना हमें ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, ये जो इमेजिनेशन है ये हमें ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। डर के साइंस को, डर के फलसफे को समझिए, तो फिर इस पर विजय पाने में हमें आसानी होगी। भगवान श्री कृष्ण हो या महात्मा गांधी हो, दोनों ने जो कुछ भी सिखाया समझाया उसका सार जो है वो भयमुक्तता है, फियरलेसनेस है। भयमुक्तता, फियरलेसनेस, तो ये तभी आती है जब हम डर के साइंस और डर के फलसफे को समझेंगे। तो याद रखिए, जीवन में दुख के कारण अलग होते हैं और डर के कारण जो है वो अलग होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी हिंड्रेंस के बावजूद मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ कहना था वो तो कह दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे तो मुझे लगता है और सार्थक बातचीत जो है हो पाएगी। दिव्यदीप, आप मुझे हेल्प कर दें क्वेश्चंस में। गौरव, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन पिक करूं? हाँ गौरव, आप पिक करिए, बिल्कुल। सर जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। आराम से। लाइव नहीं हो रहा है। मुझे दिव्यदीप बता रहा है बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी जो है वो लाइव चैट पे अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच, आप मुझसे मुखातिब हुए। मैं एक एक तो एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत सारे नाम वो मुझे दिखा रहा है जो मेरे नोट से पड़े हुए हैं। सो इट्स ग्लैड टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू इन दिस मोड। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शशांक गोहिल। क्या इन सबसे पूरी दुनिया की दिनचर्या, रहन सहन, खान पान या यूं कहें कि पूरी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है उससे एक चीज इफेक्ट होगी और वो है एस्पिरेशन लेवल। इस दुनिया में बहुत बुरी बात हो रही थी, दुनिया में हर आदमी सुपर महत्वाकांक्षी हो रहा था, सुपर एम्बिशियस हो रहा था। और दुनिया में जितनी भी बुराई है और जितने भी पाप हैं उसके मूल में अति महत्वाकांक्षी होना है। कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि एस्पिरेशन लेवल पूरी दुनिया का गिरेगा नीचे, जो कि इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वाकांक्षा सिर्फ आपको अशांति देती है, और फिर जब आपके जीवन में अशांति आती है तो आप दूसरों के जीवन में अशांति लाते हैं।
आपको लगता है कि दूसरों के जीवन में अशांति लाने से आपका जीवन शांत होगा, लेकिन अशांति अशांति को ही बढ़ावा देती है। सो एक अच्छा इफेक्ट होगा जिससे सब कुछ बदलेगा, वो ये होगा कि एस्पिरेशन लेवल गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सी अमित शाह। क्वेश्चन is this the right time for the world to move from GDP to GNS, gross domestic product, to gross national happiness? देखिए, हम ये बहुत ज्यादा किताबी बात है अमित, ये इतनी आसानी से नहीं होगी। मान लीजिए महीने 2 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया तो ये दुनिया फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी थी। मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर 2 महीने में 2.5 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसा कि हम सुनते हैं कि वुहान में सब कुछ नॉर्मल हो गया, वैसा अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में भी नॉर्मल हो जाएगा, तो हम फिर वैसे ही हो जाएंगे हम जैसे थे। लेकिन अगर ये लंबा चला तो डेफिनेटली हमें हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जो है वो सोचना होगा। वैसे जो मैंने पहले प्रश्न का आंसर दिया है, एस्पिरेशन लेवल आपकी जैसी नीचे जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस के, आनंद के दूसरे स्रोत ढूंढने लगेंगे। और लगे हाथों अमित, मैं आपको ये भी बता दूं कि आनंद दुनिया में 2 चीजों में है, एक रिश्तों में है और एक सृजनात्मकता में है, एक रिलेशनशिप्स में है और एक क्रिएटिविटी में है। आनंद, शुद्ध आनंद इन्हीं 2 चीजों में है। तो दुनिया लौटेगी, रिश्तों की तरफ लौटेगी और दुनिया क्रिएटिविटी की तरफ लौटेगी। सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1917 में जो महामारी हुई थी, उस महामारी में इसी तरह से मास्क, सेम सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो किया गया था और शायद 1924 तक ये महामारी चली थी। उसके बावजूद इंसान अपनी वापस से उसी ट्रैक पे नहीं आता है। सही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मनु सिंह। Respected sir, in such a epidemic situation, individual transformation can be done like health, communication, and all. But how can we do the transformation in professional life? देखिए, आप जिस तरह से पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसी ही तरह से प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे। जैसे आपके 100 क्लाइंट हैं, 100 में से 20 क्लाइंट आपका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और रेवेन्यू आपको उतना नहीं देते हैं। मैं जानता हूँ कुछ क्लाइंट्स की आदत होती है 2-2 3-3 घंटे आपके ऑफिस में बैठे रहते हैं, बहुत मेहनत आपसे कराते हैं और फिर जितना आपका हक बनता है, जितनी फीस लेने का, वो फीस आपको नहीं देते। तो आप सिर्फ क्लाइंट्स की बात नहीं है, जिस तरह का काम आप करते हो, जिस तरह की सर्विसेज आप ऑफर करते हो, उस सर्विसेज में जो भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, जो भी अनइम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, अगर आपके भीतर क्रांति होगी, अगर आपके भीतर एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, तो आपको सब स्पष्ट दिखेगा इम्पोर्टेंट क्या है और वेस्टफुल क्या है। आपके एम्प्लॉइज में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन वेस्टफुल है, आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेस्टफुल है, आपके क्लाइंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से वेस्टफुल है। तो जो व्यर्थ होंगे वो अपने आप छूटेंगे और जो सार्थक होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, उन पे अपने आप फोकस बढ़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो इस ही तरकीब से आएगा। अगला क्वेश्चन है सीए चैतन्य माहेश्वरी की तरफ से। सर, इस बीमारी की महामारी से छोटे दुकानदार बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत से दुकानदार तो फिर से शुरुआत के लिए अपना मनोबल खो चुके हैं। अब सभी दुकानदार कैसे इस नई पारी की शुरुआत करें? सर, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको भी दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि इससे जितने छोटे लोग प्रभावित होंगे उतना ही बड़ा व्यक्ति भी प्रभावित होगा। हमारा अगर ये असेसमेंट है कि सिर्फ छोटा आदमी ज्यादा प्रभावित होगा, बड़ा आदमी नहीं होगा, जिनके ओवरहेड्स हैं, जिन्होंने फैक्ट्री में 1-1 हजार मजदूर रख रखे हैं, जिनको फिक्स सैलरी बांटनी है, वो भी तो इससे प्रभावित होंगे। एक उर्दू का शेर है, दुल से लिपटी हुई तितली को जुदा कर दे तो जाने, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। दुल से लिपटी हुई तितली को जुदा कर दे तो जाने, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। यानी जब आंधी चलती है तो पेड़ उखड़ता है, फूल से लिपटी तितली को अलग नहीं कर पाती आंधी। तो बड़ा आदमी भी बुरी तरह से इफेक्ट होगा, छोटा आदमी भी बुरी तरह से इफेक्ट होगा। इसी तरह रीबिल्ड करना छोटे आदमी के लिए आसान है क्योंकि उसके ओवरहेड्स कम है। छोटे आदमी को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन जो है वो करना होगा। जैसे अगर एक दुकानदार है, उसको अपने 500 क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी।
और उसको अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और 500 क्लाइंट्स को वो एप्लीकेशन डाउनलोड करानी होगी और कहना होगा कि आपको जो भी सामान चाहिए आपको दुकान आने की जरूरत नहीं, मैं आपको घर डिलीवर करा दूंगा। और ये डुएबल है। छोटा सा अगर मान लीजिए जनरल स्टोर आदमी चलाता है तो वो अपने 500 क्लाइंट्स की लिस्ट बनाकर एक एप्लीकेशन बना के उन्हें डाउनलोड करा सकता है, घर पे डिलीवरी दे सकता है। इस तरह हर छोटे व्यक्ति को जो है छोटे से लेवल पर एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कीर्ति विश्वकर्मा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर, आपने अंदर के कृष्ण तत्व को कोई भी व्यक्ति कैसे पहचान सकता है, जैसा कि आपने सहवाग जी के एग्जाम्पल के बारे में बताया? देखिए, कृष्ण तत्व को पहचानना मुश्किल नहीं है। आप एक काम है जिसको करने में आप कभी नहीं थकते हैं, एक काम है जो नेचुरली आप दूसरों से बेहतर करते हैं, एक काम करते हैं जिसके करते वक्त आपको महसूस होता है कि आप गिफ्टेड हैं। ईश्वर ने आपको, कुदरत ने आपको ये प्रतिभा दी है, वो हमें रियलाइज होता है। जैसे सब्जेक्ट्स, हम सीए फाइनल में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट में हम नेचुरली अच्छे होते हैं और 3 में हम खराब होते हैं। तो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो वो गिफ्ट है, भगवान ने आपको दे रखी है। सो आदमी को अपना पैशन, अपना गुण, अपना कृष्ण तत्व जो पहचानना है, इसमें आपकी माँ भी आपकी मदद कर सकती है, आपका टीचर आपकी मदद कर सकता है और आप खुद आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें 3 लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप खुद, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटर और आपकी माँ। ये 3 लोग जो हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कृष्ण तत्व जो है वो क्या है। इसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के ओपिनियन पे मत जाइए, वो मिसगाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम चैतन्य माहेश्वरी। सरकार व्यापारियों के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे सभी व्यापारिक वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? देखिए, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैकेजेस लेके आएगी। अमेरिका ने जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के खाते में 3-3 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप कैसा भी आदमी है लेकिन 2-3 काम तो उसने बहुत लाजवाब किए हैं। पहला काम जो उसने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज की सैलरी क्रेडिट करके किया है, दूसरा एसएमईज के 3 महीने के खर्चे उनके अकाउंट में क्रेडिट करके किया है, और तीसरा जो वो एग्रीकल्चर के लिए पैकेज लेके आया है। डोनाल्ड ट्रंप कैसा भी आदमी हो, 3 डिसीजन तो उसने बहुत लाजवाब लिए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैकेजेस लेके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जितेंद्र परिहार। सारी जिंदगी ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन होने पर देखा अगर जीवन जीना है तो बस 2 वक्त का खाना, वो शरीर स्वस्थ हो। इसलिए क्या हमें लॉकडाउन में लिस्ट बना फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना सीखना चाहिए? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये ऑटोमेटिक होगा। आप इस लॉकडाउन में लिस्ट नहीं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीजें आएंगी जो अनावश्यक आपने आपकी जिंदगी में इकट्ठी करके रखी है। आपकी जिंदगी में अनावश्यक आपने जो चीजें इकट्ठी करके रखी है, आपकी जिंदगी में अनावश्यक जो आपने लोग इकट्ठे करके रखे हैं, आपके जीवन में अनावश्यक जो संताप आपने इकट्ठे करके रखे हैं, आपके जीवन में अनावश्यक जो दुख आपने ओढ़ के रखे हैं। कितनी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं इस दुनिया में, नौजवानों में। इस लॉकडाउन में मैंने कहा ना, मौन क्रांति आपके भीतर घटित होगी, आपको समझ में आ जाएगा व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूटेगा। So next question from Disha. Sir, you said very rightly that we should nurture our fundamental strength, but I have a doubt. What if a person do not know what is the fundamental strength? How can we find it? Same said question का ये सेम क्वेश्चन है जो हम पहले भी आंसर किए हैं, और ये हमेशा हर विद्यार्थी का क्वेश्चन होता है कि मैं अपने पैशन को कैसे पहचानूं। क्या करने में आपको कभी भी बोरियत नहीं होती है? क्या है जो आप नेचुरली दूसरों से बेहतर करते हैं? क्या करने में आपको आउटपुट नहीं भी मिले तो प्रोसेस को भी आप इंजॉय करते हैं? देखिए, अच्छा राइटर वो है जो राइटिंग के प्रोसेस को इंजॉय करता हो। अच्छा क्रिकेटर वो है जो क्रिकेट खेलने को एंजॉय करता हो। अच्छा टीचर वो है जो टीचिंग को एंजॉय करता हो। क्या ऐसा काम है जिसके प्रोसेस के एक एक हिस्से को आप जो है वो एंजॉय करते हो? जैसे अगर आप एक कलाकार हो, आप एक ड्रामा आर्टिस्ट हो, तो ड्रामेटिक्स आपका पैशन तब है जब मेकअप करवाने को 2 घंटे आपको मेकअप करवाना है, उसमें भी आपको बोरियत नहीं होगी। ड्रामेटिक्स का वो पार्ट भी अगर आप चेरिश करते हो तो फिर वो आपका पैशन है।
तो जिस चीज से आप कभी बोर नहीं होते हो, जिस चीज के प्रोसेस के हर हिस्से को आप चेरिश करते हो, इंजॉय करते हो, जो दूसरों से आप बेहतर करते हो, जिसमें आपको ये सेंस होता है कि ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दी है, वो डेफिनेटली जो है वही जो है वो आपका कृष्ण तत्व है, वही जो है वो आपका पैशन है, वही जो आपकी कोर स्किल है। सीए सोयोग गोयनका पूछ रहे हैं, विल दिस ब्रिंग परमानेंट चेंज और टेम्पररी चेंज इन हाउ पीपल वर्क? देखिए, if this continues for a year, it will bring permanent change. But if it continues for 2.5 months, it will not bring permanent change. इंसान जो है वो बहुत ढीठ होता है, वो इतनी जल्दी नहीं मानता है, वो अपने मौलिक स्वभाव पर लौट आता है। तो अगर ये लंबा चला, 1 साल चला, तो फिर डेफिनेटली हमारे जीवन पर परमानेंट इसका प्रभाव आएगा। पर महीने 2 महीने में अगर सब कुछ रिज्यूम हो गया तो फिर टेम्पररी फर्क है। शमशान राज्य होता है कि नहीं? शमशान जाते से बाहर आते वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जीवन में क्या रखा है, जीवन में कुछ नहीं रखा, और फिर 2 दिन बाद हम किसी भी होटल में रात में खाना खाने चले जाते हैं। तो वो टेम्पररी और परमानेंट का फर्क है। दीपेश शर्मा इज आस्किंग, सर, इस वैश्विक महामारी के बुरे दौर में भारत की अर्थव्यवस्था का उबरना कहाँ तक संभव है? देखिए, ऐसे किसी भी आइडिया से बहुत फैसिनेट आप मत होइए। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से पृथक थोड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग थोड़ी है। हम दुनिया पर डिपेंडेंट है, दुनिया हम पर डिपेंडेंट है। अगर दुनिया कोलैप्स करेगी, दुनिया की इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी। पर हमारी इकोनॉमी की स्थिति तो बहुत अच्छी तो है नहीं है ना, बहुत अच्छी तो थी नहीं। तो ये जो व्हाट्सएप से आपको आइडियाज लोग देते हैं कि भारत इसके बाद एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, ऐसी किसी बात, ईश्वर करे कि भारत उभरे शक्ति बनकर, हम सभी की यही प्रार्थना है, हम सबकी इच्छा है, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। एक बात है, फार्मा सेक्टर में और वैक्सीनेशन की दुनिया में भारत ग्रो करेगा पहले से, ये पक्की बात है। जितेन परिहार पूछ रहे हैं, सर, क्या प्रकृति का संदेश है कि अपने फायदे के लिए प्राकृतिक भंडारों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल ना किया जाए, रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कम किया जाए? हाँ, है प्रकृति का संदेश है। दुनिया में जितने पाप हो रहे थे, जितने गलत काम हो रहे थे, प्रकृति का जितना गलत दोहन हो रहा था, ताकत का जितना दुरुपयोग हो रहा था, सत्ता का जितना दुरुपयोग हो रहा था, प्रकृति कम्युनिकेट कर रही है हमसे। प्रकृति कम्युनिकेट कर रही है हर ताकतवर आदमी से, प्रकृति कम्युनिकेट कर रही है हर संपन्न व्यक्ति से, प्रकृति कम्युनिकेट कर रही है हर पॉलिटिकली पावरफुल आदमी से, कि जब हमने तुम्हें ताकत बख्शी तो तुमने उस ताकत का क्या सही इस्तेमाल किया। और प्रकृति दुनिया के हर ताकतवर आदमी को ये एहसास करा रही है कि तुम कितने कमजोर हो। प्रकृति दुनिया के हर बुद्धिमान आदमी को ये महसूस करा रही है कि तुम कितने लाचार हो। प्रकृति दुनिया के स्ट्रैटेजिकली इंटेलिजेंट लोगों को ये एहसास करा रही है कि तुम इतनी बड़ी सेना होकर एक छोटे से वायरस से नहीं निपट सकते हो। रशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुतिन जो हैं, वो मॉस्को से दूर किसी अनजानी जगह पर एक कैसल में छुपकर अपनी सरकार चला रहे हैं। वो व्लादिमीर पुतिन जिनसे पूरी दुनिया डरती है। सो डेफिनेटली नेचर जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम उसको इंटरप्रेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। Next question is from our chairman, C. Harsh Firoda ji. Sir, everyone is talking about cutting off expenses in lockdown, but what will happen to restaurant and other business? Is it right time to Indian for eat, travel, spend everything in India boost demand? देखिए, कोई भी बिजनेस पूरी तरह से, जैसे आप कह रहे हैं, ट्रैवलिंग पर तो डेफिनेटली बहुत असर पड़ेगा, पर जैसे आप रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, पब्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस पूरी तरह से जीरो नहीं होता है, उसका मॉडल बदले। मुझे लगता है कि फासोस जैसे किचन्स का कल्चर बदलेगा जो होम डिलीवरी देंगे। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो आदमी बाहर भले ही न जाए, लेकिन घर पर बाहर का खाना मंगाएगा। तो किचन और डिलीवरी सिस्टम वाला जो मॉडल है रेस्टोरेंट्स में, उसका फ्यूचर है। अभी कुछ समय तक रेस्टोरेंट्स और पब्स को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। Next question is from Sagar Garg. Sir, during the lockdown or post-down, what re-security will look for king of one or jack of all? फिर से बोलिए, come again. Sir, during the lockdown or post-down, what re-securities will look for king of one? Recruiters.
recruiters, sorry sir, recruiters will look for king of one or jack of all? आई थिंक दे लुक फॉर जैक ऑफ ऑल, क्योंकि मल्टीपर्पस काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये तो तय बात है कि स्टाफ कम किया जाएगा इस लॉकडाउन के बाद। ये तो तय बात है कि जो आदमी के पास मल्टीपल स्किल्स होगी, जो जैक ऑफ ऑल होगा, जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, उसी की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स Sir, और स्पेशलाइजेशन के लोगों की अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं होगी। again, next question is from CA Harsh Firodaji. If today we are cut down expenses, how other will earn and vice versa? Isn't it a life cycle? देखिए, यहाँ सर्वाइवल का क्वेश्चन हो रहा है, तो जब आदमी अपने सर्वाइवल की कवायद में होता है तो वो पूरी दुनिया के बारे में, विश्व के बारे में, समाज के बारे में थोड़ी सोचता है। सबसे पहले अभी प्लेन में हमें सिखाया जाता है ना कि पहले तो आप खुद सांस लीजिए और फिर दूसरे को सांस दीजिए। जब हम प्लेन में बैठते हैं तो सबक सिखाया जाता है, तो आदमी को सबसे पहले तो खुद ही के सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से इस सिचुएशन को नहीं कर सकते कि हम अगर खर्च नहीं करेंगे तो दूसरों का क्या होगा। बेसिक नेसेसिटी जितना खर्च हर आदमी करेगा, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। बच्चा स्कूल भी जाएगा, बच्चा कॉलेज भी जाएगा, थोड़े लोग बाहर खाना भी खाएंगे, थोड़ी शॉपिंग भी होगी, थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग होगी, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर, बेसिक नीड जितना एक्सपेंडिचर जो है वो हर आदमी एक्सपेंडिचर करेगा। लग्जरीज पे डेफिनेटली एवरीवन विल कट डाउन लग्जरीज एंड एवरीवन शुड कट डाउन लग्जरीज। CA Neeraj Jain is asking, just measuring and comparing GDP in numbers, isn't it right time to awareness about our value and traditional culture to the world? I think same question is from Amit Shah. नीरज, बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमें जीडीपी और इन फिगर्स पर बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो ह्यूमन लाइफ को सेव करना सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक अमेरिका और हमारी अप्रोच में यही फर्क है, हमने ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया है, इकोनॉमी को नहीं दिया है। उन्होंने इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस दिया, ह्यूमन लाइफ को नहीं दिया। दोनों अपनी अपनी जगह जो है, अपनी अपनी अप्रोचेस हैं। ठीक है, अगर हम निकल जाएंगे इससे, सब कुछ बच जाएंगे विद मिनिमम ह्यूमन लाइफ लॉस, तो मेहनत करके जीडीपी तो फिर से बढ़ाया जा सकता है। जापान और इजराइल का एग्जाम्पल है ही हमारे पास। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन जो अभी लॉकडाउन में बहुत फ्रूटफुल हो सकता है हम सभी के लिए। सर, व्हाट इज द बेस्ट 5 बुक्स टू रीड, व्हिच इज योर फेवरेट, एंड 5 मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज टू वॉच टू अपडेट आवर नॉलेज? देखिए, एक ब्रेकिंग बैड करके एक वेब सीरीज है, वो जो मैं अभी देख रहा हूँ, तो उसमें जो हीरो है बहुत फाइटर है। हालांकि वो थोड़े गलत काम करता है, ड्रग्स वग्स का काम करता है, लेकिन वो कैंसर पेशेंट है और वो जिस तरह से लड़ता है, उसकी वो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप ब्रेकिंग बैड देख सकते हैं, फिर आप हाउस ऑफ कार्ड्स देख सकते हैं, फिर आप ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं, फिर आप स्पेशल ऑप्स देख सकते हैं। अगर आप वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो आप किताबें अगर पढ़ना चाहें तो आप मोस्ट एंड मोर टीटी रंगराजन की पढ़ सकते हैं, क्लैरिटी इज पावर टीटी रंगराजन की आप पढ़ सकते हैं। फिर आप इनर इंजीनियरिंग सद्गुरु जग्गी वासुदेव की किताब जो है वो पढ़ सकते हैं। शिक्षा में क्रांति रजनीश की आप किताब पढ़ सकते हैं। और मोसाद के मिशंस करके एक किताब है, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आप पढ़ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू लाइक। नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं आप पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी की अंत्योदय आप पढ़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। आपको नटवर सिंह की वन लाइफ इज नॉट इनफ आप पढ़ सकते हैं, सहज जीवन रजनीश की आप पढ़ सकते हैं। सो आप यू कैन रीड एन नंबर ऑफ बुक्स, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू लाइक। आप ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं, आनंद के लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो चेतन भगत पढ़ सकते हैं आप। सीए राजेश मंडेवरा जी इज आस्किंग, मैंने एक वक्ता से सुना था कि जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे, सर एम आई ऑडिबल? यस यू ऑडिबल। जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी नई पहचान नहीं बन सकती, जैसे कि भगवान राम का वनवास। ऐसे में हम कब तक स्वैच्छिक लॉकडाउन का पालन कर पाएंगे? वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए, आप जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, ये दूसरे कंटेक्स्ट में कहा गया होगा
जो ट्रेवल फ्रेंडली होता है, जो यात्राएं करने में जिसको आलस्य महसूस नहीं होता है, जो लेजी नहीं होता है, जो जब जहां जाने को बॉम्बे, न्यूयॉर्क, दुबई हमेशा तत्पर तैयार रहता है, जो रेलोकेट होने को तैयार रहता है, अमूमन रिसर्च स्टडीज बताती हैं ऐसा आदमी ज्यादा ग्रो करता है। इसका मतलब है जो फ्लेक्सिबल है वो ज्यादा ग्रो करता है, जो रिजिड है वो ग्रो नहीं करता है। तो ये एक अलग बात है। अब इस बात को हम अभी लॉकडाउन से लिंक करके नहीं देख सकते हैं। एक बात जरूर है, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तब हमको पर्सनल डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक चलेगा, चलिए मई और चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो लाइफ रिज्यूम होगी, तब हमें पर्सनल डिसिप्लिन जो है वो रखना पड़ेगा। वायरसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पर्सनल डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। सर कुछ क्वेश्चंस कोरोना के अभी प्रेजेंट, कोरोना से मृत्यु होने पर बेटा पिता का अंतिम संस्कार करने से मना क्यों कर देता है? अतुल शर्मा जी। देखिए, अगर ये मेरे सीनियर अतुल शर्मा जी हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। हमारे बॉस हुआ करते थे मेहता एंड कंपनी में, और मैंने बहुत सीखा है, और वो बहुत नेक इंसान है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली उन्हीं से होगा। मैं तो उन्हें क्या जवाब दूं, मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन फिर भी अब प्रश्न पूछा है तो अब सिचुएशन जो है वो टिपिकल है। अगर आपके पिता का अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोरोना के चलते मैं तो ये कहूंगा कि करना चाहिए। थोड़ी दूरी से आप जरूर करें, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में माता पिता से बढ़कर जो है कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, दाह संस्कार करने में हमें भी थोड़ी हो सकता है संक्रमण हो जाए, लेकिन अगर पिता की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार करना चाहिए। कुछ लोग प्रैक्टिकली भी इसको ले सकते हैं कि हम नहीं करेंगे और हम अपने आप की सुरक्षा चाहते हैं। गवर्नमेंट भी शायद नहीं करने दे रही है, गवर्नमेंट भी शायद ऐसा रूल बनाया है कि वो दूर से आपको खड़ा रखते हैं, आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं। देखिए, एक और बात है, भावना इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट कंपल्शन के कारण आप सिर्फ दूर से दर्शन करते हैं और पिता का दाह संस्कार किसी सिस्टम से हो रहा है, तो उसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। भावना आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो भाव आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस नाउ। Sunil Kumawat ji, please, how to change working style in our office for audit and our professional practice for taking many documents physically for complete the work? आई थिंक पेपरलेस सिस्टम पे आना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे ही पेपरलेस पर। अभी देखिए, वल्लभ भवन में मिनिमम फाइल्स का मूवमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने उसके लिए गाइडलाइंस भी शायद जारी कर दी है। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड डू इस कि पूरे ऑफिस को उसको पेपरलेस तो बनाना होगा, क्योंकि पेपरलेस बनाए बिना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स, जिस किस्म की फाइलिंग के हम आदी हैं, उसमें तो फिर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो पेपरलेस सिस्टम पर हमको सबसे पहले अपने ऑफिस को लाना होगा। फिर वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर भी किया जा सकता है, या फिर ऑफिस के लेआउट को बदलना होगा। कम लोग ऑफिस में बैठेंगे, बाय रोटेशन आएंगे, 2 दिन में एक बार कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग वीक में 2 बार आएंगे। इस तरह के प्रैक्टिसेस की बातें और डिस्कशन अनौपचारिक रूप से हमारे मित्रों में चल रही थी। तो मुझे लगता है ये सब करना होगा। सबसे पहले तो ऑफिस को पेपरलेस तो बनाना ही होगा। I think technology will play a vital role in this. Technology will play a vital role in this. मुझे लगता है अब ऑफिसेस के इंटीरियर लेआउट, डिजाइनिंग सब बदलेंगे। पहले हम कम स्पेस में ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था का इंतजाम किया करते थे, अब ज्यादा स्पेस में कम लोगों के बैठने की व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। जैसे हम सेमिनार से वेबिनार की तरफ स्विच हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। Sir, last question is from Vishwanath Vajpayee. From where Donald Trump has raised fund for all the dollar distribution he has done? Won't this lead to huge inflation or depreciation of dollar? Donald Trump is for sure going to print the currency. वो करेंगे ही, वो करेंसी प्रिंट करेंगे और इन्फ्लेशन होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम सही है। क्या बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाए और बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उससे डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये बहुत सारे देश करेंगे, ये बहुत सारे देश करेंगे। नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे दूसरे देश भी जो हैं वो ये करेंगे। गौरव, कुछ 2 क्वेश्चंस मेरे पास भी आए हैं, तो मैं उसको भी टेक अप करना चाहता हूँ।
क्वेश्चन था, प्राइवेट जॉब और सेल्फ बिजनेस। देवेंद्र चौधरी का क्वेश्चन है, प्राइवेट जॉब करना चाहिए कि सेल्फ बिजनेस करना चाहिए? डिपेंड करता है प्राइवेट जॉब में प्रोफाइल आपको कैसी मिल रही है। फिर वही बात है, आपके कृष्ण तत्व को सूट करने वाली प्रोफाइल मिल रही है, आपकी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है उसको सूट करने वाली प्रोफाइल मिल रही है, तो आपको वो करना चाहिए, प्राइवेट जॉब करना चाहिए। नहीं मिल रही है तो खुद का बिजनेस करना चाहिए। खुद का बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा दौर खराब है, लेकिन ये बात है, अगर आप इस दौर में जहां सब कुछ अपने बॉटम में है जैसे तैसे सरवाइव कर जाएंगे, तो आने वाला समय आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, can your weakness never overpower or shadow your fundamental strength? प्राची का क्वेश्चन है कि कैन योर वीकनेस ओवर पावर योर फंडामेंटल स्ट्रेंथ? यस, इट कैन ओवर पावर योर फंडामेंटल स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस जो है वो आपकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ को तबाह भी कर सकती है, बहुत बुरी तरह से डैमेज भी कर सकती है। इसलिए हमें अपने वीकनेसेस को कंट्रोल करना होगा। फंडामेंटल स्ट्रेंथ पर तो हम काम करेंगे, पर वीकनेसेस को हमें कंट्रोल करना होगा। देखिए, हम कोई भी कॉल लेते हैं, भीतर दो फैक्टर होते हैं, एक इंस्टिंक्ट होती है और एक कॉन्शियस होता है। तो हम जब वीकनेसेस हमको कंट्रोल करती है तो हम इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं, और जब स्ट्रेंथ हमको कंट्रोल करती है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमें कॉन्शियस को इंस्टिंक्ट से जिताना है। जितनी भी बार ये हो, जब जब मन में इंस्टिंक्ट और कॉन्शियस की लड़ाई हो, कॉन्शियस को इंस्टिंक्ट से जिताना है, तो हम वीकनेस से बचे रहेंगे और स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करते जाएंगे। सर जी, दो क्वेश्चन मेरे पास भी हैं जो सर आपका तो पूरा अधिकार बनता है, आप मेरे शिष्य भी हैं, बहुत काबिल व्यक्ति भी हैं, और ये में बड़े अच्छे लीडर बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात पूछी। सर, past chairman Indore branch and TPA chairman is asking Manoj Gupta ji, which business sector will emerge as winner? मनोज गुप्ता जी खुद बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके नीचे ट्रेन हुए हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। मुझे लगता है आने वाले दौर में कुछ सेक्टर्स, बोलने की जरूरत नहीं, हेल्थ केयर और फार्मा के लिए तो सबसे गोल्डन दौर है। उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत गोल्डन दौर है। मुझे लगता है कि अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के लिए, ऑनलाइन रिटेल के लिए बहुत स्वर्णिम वक्त है। मुझे लगता है कि जो आईटी के टूल्स हैं, दो तरह के ओपिनियन है। एक कहता है कि आईटी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा, लेकिन एक दूसरा ओपिनियन कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लोली और ग्रेजुअली वापस पिक करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको घर पे बैठकर काम करना है, या लेस कंजेशन के साथ काम करना है, या कम लोगों से काम करना है, तो आईटी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की होगी, पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर की होगी, जूम जैसे सारे प्लेटफॉर्म आएंगे। तो अ पार्ट ऑफ आईटी कंपनीज विल पिक अप अगेन। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। रियल एस्टेट के लिए बुरा समय है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के लिए बुरा समय है, रेस्टोरेंट्स के लिए बुरा समय है। बुरा समय तो है, लेकिन अब इनको इन सारे बिजनेसेस को हमें रीफॉर्मेट करना होगा। हमें अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को रीफॉर्मेट करना होगा, हमें अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को रीफॉर्मेट करना होगा, हमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। ये सब हमें करना होगा। सीए अभय शर्मा जी इज आस्किंग, इस विषम समय में समाज को हमारा योगदान किस प्रकार दिया जा सकता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और हमारी विशेषता का फायदा समाज को मिल सके। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अभय भाई। अभय शर्मा जी ब्रांच के पास चेयरमैन है, हमारे मित्र हैं। चेयरमैन ऑफ ब्रांच, सॉरी, हम लोग साथ पड़े हुए हैं। मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर जो कर सकता है कर ही रहा है। हमें योगदान, हर आदमी, मेरे ख्याल से हर आदमी अपने लेवल पर जो चैरिटी करना है, जो लोकोपकार परोपकार करना है, कर ही रहा है। एक और काम है जो हमें करना चाहिए इस दौर में, हमें लिस्ट बनानी चाहिए ऐसे लोगों की जो हमसे प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट तो हमारे पास होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट हम कभी नहीं बनाते जो हमसे प्यार करते हैं। तो जो हमसे प्यार करते हैं उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, और ऐसे सब लोगों से फोन पर बहुत बार बात करनी चाहिए। हम हमेशा भागते हैं उनके पीछे जिनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो हमसे प्यार करता है, वो हमारे पीछे भाग रहा होता है।
ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे उनकी फैमिली सब हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए, उनकी कुछ ज़रूरतें हों उनके बारे में पूछना चाहिए। ज़िंदगी में मुसीबत के वक्त वही लोग काम आते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो काम आए ना आए जिनसे आप प्यार करते हैं। सो अभय भाई, इस तरह का भी एक योगदान जो है बनता है। तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता आज के दौर में जरूरी क्यों के राइटर पंकज गुप्ता जी इज आस्किंग, कोई महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो कर्म कैसे करेगा? आप जितने भी लोगों के उदाहरण दिए वे महत्वाकांक्षी थे। देखिए, महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता की आकांक्षा में फर्क है। मैं नहीं मानता हूं कि स्टीव जॉब्स एक महत्वाकांक्षी आदमी था। स्टीव जॉब्स में उत्कृष्टता की आकांक्षा थी। एम्बिशन हिंदी में एक वर्ड है, लेकिन हिंदी में उसके दो अर्थ होते हैं। एम्बिशन का एक अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, महत्व की आकांक्षा, और एम्बिशन का दूसरा अर्थ होता है उत्कृष्टता की आकांक्षा, कुछ बहुत ही अच्छा कर गुजरने की इच्छा। उत्कृष्टता की आकांक्षा अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, पर महत्वाकांक्षा जो है वो बुरी बात है। उत्कृष्टता की आकांक्षा आपको बेहतर इंसान बनाती है, महत्वाकांक्षा धीरे धीरे आपको बुरा इंसान बनाती है। उत्कृष्टता की आकांक्षा आप में गुण पैदा करती है, महत्वाकांक्षा आप में जो गुण है उन्हें नष्ट करती है। उत्कृष्टता की आकांक्षा में आपको दूसरों की सफलता में भी प्रसन्नता मिलती है, महत्वाकांक्षा में आपको दूसरों की असफलता में प्रसन्नता मिलती है। उत्कृष्टता में व्यक्ति नारायण मूर्ति बनता है, महत्वाकांक्षा में व्यक्ति रामलिंगम राजू बनता है। उत्कृष्टता की आकांक्षा आपको जगजीत सिंह बनाती है, महत्वाकांक्षा आपको हनी सिंह बनाती है। उत्कृष्टता की आकांक्षा आपको राजकुमार हिरानी बनाती है, और महत्वाकांक्षा जो है आपको राम गोपाल वर्मा बनाती है। सो पंकज, मुझे मालूम है आप गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, पंकज ने बहुत अच्छा काम किया है, छोटी छोटी गीता प्रिंट कराई, और बहुत उसका वन साइड ऑफ पंकज इज वेरी स्पिरिचुअल, जो मैं पंकज को जानता हूँ। सो महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए हमारे भीतर, हमारे भीतर उत्कृष्टता की आकांक्षा होनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि सुखी समाज के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अंतिम आने के लिए तैयार हों। जो फर्स्ट आना चाहते हो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि हमें अच्छे सुखी समाज के लिए ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो लास्ट आने के लिए रेडी हों। जब जीवन का प्रश्न आए तो वो अपने अपने मित्रों को आगे कर दे, और जब मृत्यु का प्रश्न आए तो खुद आगे हो जाए। सो डिफरेंस है महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता की आकांक्षा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीए महेश सोलंकी जी। there will be cash flow issue versus fiscal issue. CA being main power professional, how to manage it? First, reduce team numbers, or second, reduce payment to all proportionately? आई थिंक टीम मेंबर्स रिड्यूस करना तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। महेश भाई खुद ही बहुत ब्रिलियंट आदमी है, और जिंदगी में किसी को भी कैश फ्लो का इशू आ सकता है, महेश सोलंकी को कैश फ्लो का कभी इशू नहीं आ सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि टीम मेंबर्स को रिड्यूस किया जाए। मुझे लगता है क्लाइंट प्रोफाइल हमको बदलनी चाहिए। हम बहुत मेरे बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट दोस्त हैं, मैं देखता हूँ कि वो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं जो उनके कैश फ्लो में, रेवेन्यूज में कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू ही क्रिएट नहीं करते हैं, जस्ट आउट सोशल कंपल्शन। सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एज फार एज क्लाइंट सिलेक्शन इज कंसर्न, राइट। मुझे लगता है वो जो क्लाइंट का रीऑर्गेनाइजेशन करने का ये वक्त है, और स्टाफ, मैं नहीं समझता कि स्टाफ को कम करने की बात, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी तो एक इशू है ही। प्रोडक्टिविटी ऐसे दौर में किसी की नहीं है तो फिर तो उसको कंटिन्यू करा ही नहीं जा सकता है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ओवर स्टाफिंग कर रखी होगी। आई थिंक मैं जितना मैं चार्टर्ड अकाउंट को समझता हूँ, सब थोड़ी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एक आध आदमी कम ही रखते हैं। और महेश भाई तो दूसरों की कैश फ्लो को स्ट्रीमलाइन करते हैं, दूसरों की कैश रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं, तो उन्हें तो कभी कैश फ्लो का इशू आना ही नहीं चाहिए। बट ये है कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा समय है महेश भाई। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग के लिए आने वाला दौर बहुत ही गोल्डन है, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, मैं समझता हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन, CA अंकित अग्रवाल, प्लीज सजेस्ट ऑनलाइन वर्क प्लेटफॉर्म फॉर CA प्रोफेशनल्स।
तो मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं गलत आदमी हूँ ये क्वेश्चन के लिए। और मैं जब मेहता एंड कंपनी में था तो आर्टिकलशिप भी मैंने कोई बहुत ईमानदारी से नहीं करी, बहुत मस्ती करी आर्टिकलशिप के दौरान। तो इसमें तो आप हर्ष से, गौरव से, मनोज गुप्ता जी से, अभय शर्मा जी से, इन लोग, श्याम भाटिया जी से, इनसे पूछिए, ये लोग बड़े काबिल हैं। और सोलंकी सर से, किनसे? सोलंकी सर से, महेश सोलंकी जी से, इनसे पूछिए कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बेटर है। आई एम अ रॉन्ग पर्सन। मैं टेक्निकल विषयों में ज्यादा पारंगत नहीं हूँ, नॉन टेक्निकल में ज्यादा पारंगत हूँ। मेरा ये मानना है कि जीवन 10% टेक्निकल ज्ञान से चलता है, 90% जो नॉन टेक्निकल ज्ञान है उससे चलता है। सो मेरा स्पेशलाइजेशन वो 90% में है। सर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड करें या कुछ क्वेश्चंस और आते हैं? आई एम ओके, आप पूछिए। मुझे लगता है थोड़ी कनेक्टिविटी भी बेटर है, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर किसी की भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ता भी जा रहा था, जैसे आकाश सिंह पूछ रहे हैं, सर क्या अभी चाइनीज सामानों का खरीदना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाया गया भ्रम है। आप चाइनीज छोड़िए, आप हमें थोड़ी मालूम है कि कोई सामान कहाँ बना है, किसने मैन्युफैक्चरिंग करी है, किसने ट्रेडिंग करी है और कौन रिटेल कर रहा है। ओप्पो और वीवो जो है, दोनों ही चाइनीज कंपनियां हैं एक तरह से देखा जाए। तो क्या आप करेंगे, अपना जो इंस्ट्रूमेंट आपने खरीद रखा है उसकी तिलांजलि देंगे क्या आप, या नहीं खरीदेंगे क्या? आप तो जहां सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। So all this is very hypothetical question, and ये बहुत ही सतही प्रश्न है आकाश जी। गौरव चौहान इज आस्किंग, क्या एफडीआई की न्यू पॉलिसी से इंडिया का प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। अभी हर आदमी अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, और क्यों नहीं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी अपना इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करेंगे ही। एक बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छी करी है, जो होस्टाइल टेक ओवर्स हैं उन पर अभी बैन कर रखा है, तो दिस विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट्स। मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया था जब एचडीएफसी बैंक में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने 8% इक्विटी खरीद ली थी, लेकिन दिस इज अ गुड स्टेप व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। सर मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन के साथ बंद करते हैं अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन। सर आगे भी आप क्लास लेंगे क्या? हाँ, शुरुआती टेक्निकल ग्लिच हुई, लेकिन मैं तो आई एम ओके विद इट। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे लगता है जितना टॉक अच्छा नहीं रहा उतना बेटर, उससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन आंसर रहे। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट विद ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी। संकट से हासिल करेंगे शक्ति, और शक्ति से करेंगे पुनर्निर्माण। आशा करता हूं इसी सोच के साथ हम इंतजार करेंगे इस घड़ी के कट जाने का। दोस्तों, शिक्षक एक ऐसा हाथ होता है जो हमेशा अपने विद्यार्थी की उंगली पकड़कर उसे अंधकार से उजाले के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। सर, इसी तरह आप हमारा भी मार्ग प्रशस्त करते रहिएगा। बिल्कुल गौरव, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल क्राइसिस हमें पावरफुल बनाता है। जब हम क्राइसिस को ओवरकम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ताकतवर हो जाते हैं। और आप पूरी ब्रांच ने, इंदौर ब्रांच ने इतनी टेक्निकल इश्यूज के बावजूद भी इसको अच्छे से कंडक्ट किया। सो आई वुड थैंक एवरी ब्रांच, इंदौर ब्रांच, उज्जैन ब्रांच, भिलाई ब्रांच, चित्तौड़ ब्रांच, मंदसौर ब्रांच, ग्वालियर ब्रांच, एंड थैंक एवरीवन। Now I request मैं जरूर माफी चाहूंगा, टेक्निकल ग्लिच आ गया तो हो सकता है कि कुछ तकलीफ आई हो, लेकिन अब दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वी कांट हेल्प इट। अब तो हमको ऐसे ही जीने की आदत डालनी है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित राय जी, भिलाई ब्रांच चेयरमैन, वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज। धन्यवाद। क्या सेशन था। मेरे ख्याल से सभी इस बात को एग्री करेंगे कि आज के दौर में इस तरह से बात करना, ये इस मुद्दे पर चर्चा करना कितना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से स्वप्निल जी ने हम लोग को एक के बाद चार पांच बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया, वो सराहनीय है। सबसे पहला तो उन्होंने जो ये कहा, सार्थक, व्यर्थ और सार्थक का एनालिसिस करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज के जमाने में और इस दौर में हम सभी ने इस चीज को एनालाइज किया है कि क्या चीज हमारे लिए व्यर्थ थी और क्या सार्थक है। दूसरा, जो कृष्ण के जन्म को इस वाक्या के साथ जोड़ करके जो आपने समझाने के प्रयास किया है, बिल्कुल मूलभूत परिस्थिति अभी हम लोग को दिख भी रही है, और आने वाले दिन में हम सब उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इससे निकलने में बहुत सहायक होगा और आने वाला दिन सही में बदल जाएगा। दूसरा, फंडामेंटल स्ट्रेंथ की जो बात कही है,
वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये समय हम लोग के पास इतना है कि हम अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि विगत दिनों में हम लोग इतना व्यस्त थे कि अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिए थे जब से ये प्रोविजन बदलते गए और हम लोग जो काम में व्यस्त हुए। तो अब जो 1 महीना मिला है और आने वाले दिन में भी उम्मीद करता हूँ कि 15-20 दिन और कहीं नहीं गए हैं, तो इस बीच में अपने आप को इस तरह का एनालाइज करना भी अपने आप बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, आपने जो अपसाइक्लिंग या भजनावेश से सृजन, इसका जो उल्लेख किया है, ये भी बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पुनर्निर्माण, यही संभव है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो स्थिति आएगी उसके बाद हम लोग को वापस भिड़ करके सारी चीजों को बनाना, क्योंकि हम सीए होने के नाते ये चीज देख रहे हैं कि इससे होने वाला नुकसान कितना है और वापस समाज को खड़ा करने में हम लोग को कितनी मेहनत लगेगी, हम ही समझ रहे हैं। और हम लोग ये जो आखिरी बार जो बोला था ना, डर की कल्पना, वो डर की कल्पना हम लोग के अंदर आ चुकी है और सही में उससे मुक्त होने के लिए विचार करने का सही समय चल रहा है। तो सर, आपका उद्बोधन इतना अच्छा रहा और इतना फलदायक है कि हम सब मानते हैं कि इसके सब आदमी लाभ उठाएंगे। और मैं सीए अमित राय, उज्जैन, इंदौर, भिलाई, चित्तौड़गढ़, ग्वालियर, मेरठ ब्रांच और मंदसौर चैप्टर और नीमच चैप्टर की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे हम लोग परिचर्चा, इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे जिसमें व्यक्ति की अपनी ऊर्जा बनी रहे। धन्यवाद। बैक टू सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आ रहा था नीलेश गुप्ता जी की तरफ से। सॉरी, सेशन क्लोज होने के बाद मैं ले रहा हूँ। हमारे सेंट्रल रीजनल काउंसिल मेंबर नीलेश गुप्ता जी इज आस्किंग, आफ्टर दिस कोरोना हमें हमारी लाइफ स्टाइल में क्या क्या कंपलसरी चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है स्वास्थ्य के डायमेंशंस पर बहुत कुछ चेंज करना चाहिए। हेल्थ एक ऐसा डायमेंशन है जिस पर हमारी फ्रेटर्निटी उतना काम नहीं करती है, सीए फ्रेटर्निटी, तो हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए, रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहिए। देखिए हमने कितना वक्त इस बार हमारे घर में, परिवार में, बच्चों, माता पिता को, वाइफ को, सबको दिया और उससे आनंद भी महसूस हुआ। तो रिलेशनशिप्स भी एक डायमेंशन है जिस पर हमको काम करना चाहिए, हमको उसको भी उसका पुनर्वलोकन एक बार करना चाहिए। मुझे लगता है हमारे घर में जो 3 बच्चे हैं, मेरा बेटा और दिव्यदत्त के 2 बच्चे हैं, उनके साथ जितनी मस्ती मैंने इस दौर में करी उतनी मैंने जीवन में नहीं करी और अद्भुत आनंद का अनुभव मुझे होता है इन बच्चों के साथ जब मैं समय बिताता हूँ। और मैं ये भी मुझे बहुत सारी नई बातें सिखाते हैं। सो बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन करने के एरियाज हैं। सो हेल्थ और रिलेशनशिप्स मुझे लगता है हमें अपनी लाइफस्टाइल में इन 2 एरियाज में तो बहुत। सर, इस लॉकडाउन ने मुझे भी कुछ लिखना सिखाया। मैंने अब्दुल कलाम सर की पंक्तियों को कुछ अपने शब्दों में कोट करना चाहूंगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। माना अभी तेरी मंजिलें जकड़ी है लॉकडाउन की इन जंजीरों में, पर ए इंसान तेरी तपस्या भी सफल होगी और ये कोविड-19 भी खत्म होगा ही। डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है जी जान से। तू भी सोच कि कैसे वापस लाना है इस देश को होने वाले नुकसान से। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही क्यों न चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो सीखना ही होगा। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना तू आज बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ सर आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा और इसी आशा के साथ आगे भी आप हमें इसी तरह समय देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।